बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट इन फ़िश। और इसके लिए सबसे पहले हम देखने लगे कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन से हैं, डेवलपमेंट के कौन कौन से इनके अंदर जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। इमेजिन 45 kg ऑफ केवियर फ्रॉम अ सिंगल 450 kg स्टर्जियन। अब आप ये देखें कि स्टर्जियन, अगर आपको याद हो तो हमने जब फ़िश की क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने जो एक्टिनोप्टेरिजाई पढ़े थे। एक्टिनोप्टेरिजाई में बेसिकली दो फर्दर आगे डिवीजन थी, कॉन्डोस्टीन फिशेस थी और एक थी न्यूप्टेरिजाई। न्यूप्टेरिजाई के अंदर तो सारी टीलियोस्ट और मॉडर्न बोनी फिशेस आ जाती हैं, जबकि जो कॉन्डोस्टीन आपने पढ़ी थी उसमें एक कैटेगरी थी ये फिशेस की, जिनमें हमने पढ़ी थी ये स्टर्जियन और पेडल फिशेस उसमें थी। कॉन्डोस्टीन में हमारे पास जो लिविंग इस वक्त जनरल थी वो स्टर्जियन और पेडल फिशेस हैं। और ये हमने और न्यूप्टेरिजाई में फिर आगे डिफरेंट हमने स्पीशीज़ पढ़ी थी। बहरहाल इनके अंदर जो है ना स्टर्जियन फिशेस जो हैं ये तकरीबन 450 kg तक इनका वेट होता है। और केवियर कहते हैं इनके एग्स को। इनके एग्स की बड़ी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं और यूज़ की जाती हैं। ये जो सी फूड खाने वाले लोग हैं वो ये जो एग्स हैं बड़े मुख्तलिफ फूड्स में ये यूज़ करते हैं। तो उसने ये बताया कि 450 kg की जो स्टर्जियन फ़िश है वो एक वक्त में 45 kg ऑफ केवियर यानी इतने एग्स भी वो प्रोड्यूस कर सकती है। एडमिटेडली अ 450 kg sturgeon is very large fish even for a sturgeon, but a fish producing million of eggs in a single season is not unusual। कि फ़िश जो है वो एक सीज़न में, एक पर्टिकुलर सीज़न में, ब्रीडिंग सीज़न में वो मिलियन ऑफ एग्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में एग्स की प्रोडक्शन की स्पेसिफिक ज़ाहिर है कोई रीज़न भी होती है, वो भी हम आगे देखते हैं इसकी बेसिक रीजंस क्या हैं, क्यों ऐसा है। These numbers simply reflect the hazards of developing in aquatic habitat unattended by a parent। पहली बात तो कि फ़िश के अंदर पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। फ़िश में अगर डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के बाहर ही हो रही है तो पेरेंटल केयर बहुत कम फिशेस में आपको मिलती है। और दूसरी बात है कि एक्वेटिक हैबिटेट में जो एग्स हैं या जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो जाइगोट बन जाते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े हैजर्ड्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ख़तरात होते हैं। तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस मिलियन ऑफ पोटेंशियल एडल्ट्स विल नेवर सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। यानी इसमें से जितने एक फ़िश रिलीज़ करती है उसमें से बहुत सारे मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर वो फर्टिलाइज हो भी जाएँ, यानी कि जाइगोट बन भी जाएँ, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। मैनी एग्स विल नेवर बी फर्टिलाइज। बहुत सारे एग क्यों नहीं सर्वाइव करते? बहुत सारे एग तो ऐसे होंगे जो फर्टिलाइज होंगे ही नहीं, उनको स्पर्म मिलेगा ही नहीं। मैनी फर्टिलाइज एग्स में वॉश अशोर, कुछ ऐसे होंगे जो कि जो है वो साहिल से दूर चले जाएंगे, ड्राइनेस का शिकार हो जाएंगे, ज़ाहिर है, तो फिर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। करंट्स एंड टाइड्स विल स्मैश मैनी एग्स। बहुत सारे एग्स ऐसे होंगे जिनको वाटर का करंट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उनको वैसे ही ख़त्म कर डालेगा, उनको कुचल डालेगा। वाटर की अगर बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी लहरें हैं तो वो वैसे प्रेशर से ही ख़त्म हो जाएंगे। एंड एम्ब्रियोज एंड अदर विल फॉल है विक्टिम टू प्रेडेशन। और अगर कोई एम्ब्रियोज भी हैं तो डेफिनेटली वो भी जाइगोट के बाद एम्ब्रियोज बन भी गए हैं तो वो भी अगर बहुत वाटर का करंट तेज़ है या फ्लो बहुत ज़्यादा है, या फिर आप देखें कि लहरें उसकी बहुत ज़्यादा हैं, तेज़ हैं, या बहुत ज़्यादा अपवर्ड और डाउनवर्ड उनकी मूवमेंट है, तो वो भी एम्ब्रियोज ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्रीडेशन का शिकार हो जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ प्रीडेटर्स ही खा लेते हैं। In spite of all of these hazards, if only 4 of the million of embryos of each breeding pair survive and reproduce, the population will double। फिर भी उसने कहा कि इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी जो एग्स की प्रोड्यूस होती है, अगर उसमें से मिलियन ऑफ एग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, फिर भी चंद एक अगर सर्वाइव करते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं नॉर्मल अडल्ट्स में, तो फिर वो भी जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी वो आपको ये बता रहे हैं कि फ़िश जो है वो बेसिकली इतने ज़्यादा एग्स एक वक्त में ब्रीडिंग सीजन में प्रोड्यूस करती है कि उसके सर्वाइवल को कोई ख़तरा नहीं होता, अनलेस के तमाम हैजर्ड्स जो आपने पढ़े हैं वो वहाँ पे एक्वेटिक बॉडी में मौजूद होते हैं, वाटर बॉडी में मौजूद होते हैं। Producing overwhelming number of eggs, however, is not the only way that fish increase the chance that a few of their offspring will survive। यानी इसके अलावा और भी कोई उनको स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। सिर्फ ये नहीं कि फिश को अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाने के लिए, अपनी स्पीशी को मेंटेन करने के लिए और भी उसको स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं। सम फिशेस शो मेटिंग बिहेवियर दैट हेल्प एंश्योर फर्टिलाइजेशन। कुछ फिशेस ऐसी जो मेटिंग बिहेवियर शो करती हैं। अब आप देखें कि मेटिंग बिहेवियर का मतलब है कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली करेंगी। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है और पानी में ही फ़िश जो है वो एग रिलीज़ कर रही है और स्पर्म भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसका वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर होगा या नेस्टिंग बिहेवियर होगा, तो सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे।
और नेस्टिंग बिहेवियर दैट प्रोटेक्ट्स एग फ्रॉम प्रीडेशन, सेडिमेंटेशन एंड फाउलिंग। और आप ये देखें कि अगर तो फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हो तो भी ज़ाहिर है, और अगर नेस्टिंग बिहेवियर, नेस्ट बनाएं, फिशेस नेस्ट बनाएं और उसके अंदर एग्स ले करें और फिर, तो जाहिर है उन एग्स को प्रीडेशन से भी बचाया जा सकता है, सेडिमेंटेशन में नहीं, बड़े बड़े सेडिमेंट्स अगर है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उन एम्ब्रियोज को और उन फर्टिलाइज एग्स को। और फाउलिंग, फाउलिंग कहते हैं बेसिकली गंदगी या कोई भी अगर डेब्रिस अगर ओशन में है तो वो भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है तो मोस्टली डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। और अगर कोई नेस्ट बना ले, फिश अगर कोई नेस्ट बनाती है, पेरेंटल फिश को नेस्ट बना के उसमें ले करती है, तो फिर डेफिनेटली वो नेस्ट भी जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं एम्ब्रियोज को। मेटिंग में अगर इन लार्ज स्कूल्स है, द वन इंडिविजुअल रिलीजिंग एग और स्पर्म्स ऑफन रिलीज स्पॉनिंग फेरोमोन्स। फिशेस के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि मेटिंग बिहेवियर जो है वो स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल, वो स्कूल से मुराद है कि बड़ी बड़ी ग्रुप्स के अंदर, बड़े बड़े ट्रूप्स ग्रुप्स के अंदर जो फिश है वो रिलीज़ करती हैं एग्स, और स्पर्म भी उसी टाइम पे, उसी स्पीशी की जो मेल है वो उसी टाइम पे स्पर्म भी रिलीज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी फिशीज ऐसी हैं जो स्पॉनिंग फेरोमोन्स रिलीज़ कर, फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक स्पीशी रिलीज़ करती है और उसी स्पीशी के जो दूसरी अपोजिट सेक्स के मेंबर्स हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं और वो भी फिर एग्स या स्पर्म रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यानी अगर फीमेल है वो एग रिलीज़ कर रही है, साथ स्पॉनिंग फेरोमोन रिलीज़ कर रही है, तो क्या होगा, उसी स्पीशी के जो मेल हैं वो फेरोमोन, उसकी ऑर्डर उनको अट्रैक्ट करेगी और वो भी स्पर्म एग जो है ना वो रिलीज करेंगे। ह्यूज मैसेज ऑफ एग एंड स्पर्म रिलीज इनटू द ओपन ओशन इंश्योर द फर्टिलाइजेशन मैनी एग्स। तो फिशेस जो है उनके अंदर ये जो स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं, मेटिंग बिहेवियर्स, और इसके अलावा ये जो स्पॉनिंग फेरोमोन्स का रिलीज होना, ये उनकी कह लें कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर देता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फिशेज आर ओवीपेरस। सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर फिशेज जो हैं वो ओवीपेरस होती हैं, एग्स ले करती हैं, और मीनिंग दैट एग्स डेवलप आउटसाइड द फीमेल फ्रॉम स्टोर्ड यॉक, कि इनके अंदर जो है ये ओवीपेरस है, एग रिलीज करेंगे और एग्स के अंदर पर्टिकुलर एक जो आप कह लें कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो स्टोर्ड फूड होती है योक की फॉर्म में होती है। सम इलेस्मोब्रैंक्स आर ओवोविविपेरस, कुछ ऐसे इलेस्मोब्रैंक्स हैं जो ओवोविविपेरस हैं। ओवोविविपेरस का मतलब है कि ये रिलीज तो एग ही करते हैं, लेकिन एग के अंदर मेजर डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स हो गए होते हैं। एंड देयर एम्ब्रियोज डेवलप इन अ मॉडिफाइड ओविडक्ट ऑफ द फीमेल। उनके एम्ब्रियोज बेसिकली ओविडक्ट के अंदर डेवलप होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है, लेकिन जब डेवलपमेंट तकरीबन मुकम्मल हो जाती है तो वो एग्स में वो जो है ना वो पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो एग के अंदर उसको शेल कर दिया जाता है और फिर उस एग को रिलीज़ किया जाता है। इसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। यानी डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली एग के अंदर ही हो रही है, वो एग जो है वो फीमेल की बॉडी में है, ओविडक्ट में है। Nutrients are supplied from yolk stored in the egg. Other elasmobranchs including grey reef sharks and hammerhead are viviparous. कुछ sharks elasmobranchs ऐसे हैं जो ओविपेरस नहीं, ओवोविविपेरस भी नहीं है, ओविपेरस भी नहीं, बल्कि विविपेरस है। अब ये आपने 3 कैटेगरीज याद रखनी है। एक होते हैं ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब होता है जो एग्स रिलीज करते हैं, ठीक है। एक होते हैं ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस वो होते हैं जो एग ही रिलीज करते हैं, लेकिन उस एग के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो गया होता है और वो एग बाहर रिलीज होता है, एग का शेल उतरता है और अंदर से यंग वन बाहर आ जाता है। उसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। और आपने उससे आपको बताया कि फिशेस के अंदर जो ओवोविविपेरस होती है उनके अंदर डेवलपमेंट कहाँ होती है, ओविडक्ट में होती है। और कुछ होती हैं विविपेरस, विविपेरस वो होती हैं जो यंग वंस को ले करती हैं, वो एग नहीं देती बल्कि वो बच्चे देने वाली फिशेस होती हैं। अ प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ ऑफ अ मॉडिफाइड ओविडक्ट डाइवर्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फीमेल टू द योक सैक ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। और इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर प्लेसेंटा की तरह का एक आउटग्रोथ सी होती है इन फिशेस में, जो कि जो है ना वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फिर जो है ना फूड सप्लाई का बाइस बनती है। इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ विविपेरस बोनी फिशेस यूजुअली अकर इन ओवेरियन फॉलिकल्स रादर देन इन द ओविडक्ट। अब यह है कि उसने कहा कि ओवो जो विविपेरस बोनी फिशेस जो हैं उनके अंदर इलास्मोब्रैंक्स की पहले बात की थी ना कि वहाँ पे मॉडिफाइड एक प्लेसेंटा भी होता है। लेकिन अगर हम बोनी फिशेस में बात करें तो बोनी फिशेस में जो विविपेरस बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर ओवेरियन जो फॉलिकल्स वो जिसके अंदर एग्स मैच्योर एग बन रहे होते हैं, वो आपको होता है मैस ऑफ सेल्स होता है जिसके दरमियान में एग होता है, उनके अंदर ही डेवलपमेंट भी हो जाती है। ओविडक्ट में डेवलपमेंट नहीं थी बल्कि मैच्योरिंग जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनके अंदर ही डेवलपमेंट भी हो जाती है अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए तो। फिर है जी, ये है इन गपीज एग्स आर रिटेन्ड इन द ओवरी एंड फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट अकर देयर। यानी फ़िश में अगर आप देखें तो डेवलपमेंट और एग की फर्टिलाइजेशन और उसकी डेवलपमेंट जो ओविडक्ट में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है, ओवेरियन फॉलिकल्स में भी हो सकती है। एंड अर्ली डेवलपमेंट अकर देयर एम्ब्रियोज आर देन रिलीज इनटू अ कैविटी विद इन द ओवरी एंड डेवलपमेंट
continues with nourishment coming partly from yolk and partly from ovarian secretions. और अगर प्लेसेंटा डेवलप हुआ तो सारा प्लेसेंटा नरिश करेगा, अगर एग्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो एग के अंदर जो yolk है वो डेवलपमेंट जनस वो डेवलपमेंट के लिए जितनी भी नरिशमेंट है वो यूज़ करवाएगी. सम फिशेज हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट एड इन स्पर्म ट्रांसफर. अब ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में बताया हुआ है कि फिशेज के अंदर कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनके पास खास किस्म के कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं. कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं सेक्स ऑर्गन होते हैं जो मेल के पास होते हैं, जो इनकॉर्पोरेट करता है फीमेल की बॉडी में और ट्रांसफ़र करता है वहाँ पे स्पर्म्स को. मेल इलास्मोब्रैंक फॉर एग्जांपल हैव मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स कॉल्ड क्लैस्पर्स. अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना मेल के अंदर अगर आप ये देखें तो ये इलास्मोब्रैंक्स के अंदर शार्क्स के अंदर ये क्लैस्पर्स होते हैं, ये क्लैस्पर्स होते हैं इनकी बॉडी में, और जिसको वो इनकॉर्पोरेट करते हैं क्लैस्पर्स को फीमेल की बॉडी में. यहाँ पे मैं आपको ये देखें आप ये यहाँ पे ये क्लैस्पर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्लैस्पर्स होते हैं जो कि बॉडी की इसे वेंट्रल साइड से निकल रहे हैं और ये जो फीमेल में ये इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन द मेल इंसर्ट अ क्लैस्पर इनटू द क्लोएका ऑफ अ फीमेल. स्पर्म ट्रैवल along grooves of the claspers. Fertilization occur in the female reproductive tract and usually result in a higher proportion of eggs being fertilized than इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो बहुत सारे हैज़र्ड्स हैं, लेकिन अगर फ़िश के अंदर स्पर्म्स को लॉन्च किया जाए तो फिर वो फर्टिलाइजेशन भी इंश्योर हो जाती है. 10 फिशेज विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूजुअली प्रोड्यूस फ्यू एग्स. एग्स तो यहाँ पे कम ही फर्टिलाइज होंगे, लेकिन ये होगा कि फर्टिलाइजेशन इंश्योर होती है. पानी में अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर फर्टिलाइजेशन इंश्योर नहीं होती, बाज़ औक़ात एग्स को स्पर्म मिलते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी मिलते. इन मैनी फिशेज केयर ऑफ द एम्ब्रियो इज लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंट. मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्ब्रियोज की केयर या पेरेंटल केयर फिशेज के अंदर बहुत स्ट्रांगली नहीं पाई जाती. सम फिशेज हाउएवर कंस्ट्रक्ट एंड टेंड नेस्ट. कुछ ऐसी हैं जो कि नेस्ट वगैरह बिल्ड करती हैं. सम कैरी एम्ब्रियोज ड्यूरिंग डेवलपमेंट. कुछ ऐसी जो एम्ब्रियोज कैरी करती हैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माउथ में कोई वेंट्रल पाउचेज होती हैं वहाँ पे. Clusters of embryo may be brooded in special pouches attached to some part of the body, or they may be brooded in the mouth. Some of the best known brooders include the sea horse, hippocampus इसको कहा जाता है, और पाइप फिशेस को. अच्छा, अगर आप यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि ये हिपोकैम्पस और जो हमारे पास है जिसको हम सी हॉर्स भी कहते हैं, ये इसकी वेंट्रल पाउच है जिसको ब्रूड पाउच कहा जाता है, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये एम्ब्रियोज भी नज़र आ रहे हैं. और ये मेल के अंदर ज़्यादातर इनके वेंट्रल पाउच होती है, इन बॉडी के वेंट्रल साइड पे पाउच होती है जिसको ब्रूड पाउच कहते हैं, और इसमें डेवलपिंग एग्स या एम्ब्रियोज जो है ना वो भी मौजूद होते हैं. Male of these closely related fishes carry embryos throughout development in ventral pouches. The male Brazilian catfish broods embryo in the enlarged lower lip. ये भी मैं अगर आप दिखाऊं, ये ब्राज़ीलियन कैट फिश है. ये अब आप ये देखें कि ये अपने माउथ के अंदर लोअर लिप के अंदर अपने एम्ब्रियोज को रख रही है और यहीं पे ये ब्रूडिंग करती है. ठीक है, ये यहाँ पे ये ब्रूड करवाती है. तो ये थी जी ब्राज़ीलियन कैट फिश. और उसके बाद देखते हैं मोस्ट फिशेस केयर लिटिल इफ एट ऑल फॉर यंग आफ्टर हैचिंग. सन फिशेज एंड स्टिकलबैक हाउएवर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म केयर ऑफ पोस्ट हैचिंग यंग्स. यानी अगर हैच हो जाते हैं उसके बाद यंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरेंटल केयर फिश के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होती. मेल स्टिकलबैक असेंबल फ्रेश प्लांट मटेरियल इनटू अ मास इन विच द यंग टेक रिफ्यूजी. यानी क्या होता है कि बाज़ात इस तरह के कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जिनमें मेल जो हैं वो नेस्ट नहीं डेवलप करते, बल्कि वो जो यंग वन होते हैं जो कि बिल्कुल जिनकी हैचिंग हुई है वो उनके लिए कुछ प्लांट मटेरियल रख देते हैं ताकि कुछ देर जब तक वो मैच्योर नहीं होते तब तक उस प्लांट मैटर के साथ वो जो है ना उसके अंदर वो महफूज रहें. इफ वन ऑफस्प्रिंग वॉन्डर टू फार फ्रॉम द नेस्ट द मेल स्नैप्स इट अप in its mouth and spit it back into the nest. और नेस्ट से उसने ये मेल जो है नेस्ट से यंग वंस को जाने नहीं देते. अगर कोई चला बजे तो उसको वापस स्नैप करके लेके आता है, वापस वहाँ पे नेस्ट में रख देते हैं. द मेल अच्छा सनफिश मेल डू द सेम फॉर यंग दैट वॉन्डर फ्रॉम स्कूल ऑफ रिसेंटली हैच फिश. द सिचलिडी एंगेज इन लॉन्ग टर्म केयर. ये एक और फिश की कैटेगरी है, साइचलिडी इसको कहते हैं. ये साइचलिडी जो है ये एंगेज ये क्या करती है, ये लॉन्ग टर्म इसके अंदर पेरेंटल केयर नज़र आती है. इन सम स्पीशीज यंग आर माउथ ब्रूडर्स एंड अदर स्पीशीज टेंड यंग इन अ नेस्ट. है ये नेस्ट भी बना सकती है, अपने माउथ में भी ब्रूडिंग करवा सकती हैं. आफ्टर हैचिंग द यंग वेंचर फ्रॉम द पेरेंट्स माउथ. और जब यंग वन जो है ना वो हैच हो जाते हैं तो वो माउथ से बाहर निकल जाते हैं और नेस्ट बट रिटर्न क्विकली व्हेन द पेरेंट्स सिग्नल डेंजर विद द फ्लिकिंग ऑफ द पेल्विक फिन. और या अपने माउथ में ब्रूडिंग कर रहे हैं या इन्होंने नेस्ट डेवलप की है,
जब यंग वन जो है वो अगर उस नेस्ट से या फिर माउथ से बाहर निकलते हैं और किसी किस्म का कोई डेंजर होता है तो ये फिश जो है ये अपनी पेल्विक फिन को जो है ना फ्लिकर करती हैं, उसको हिलाती हैं और यंग वंस जो है वो वापस आ जाते हैं। मैं आपको डायग्राम इसकी दिखाती हूँ। ये इनकी डायग्राम है। ये बेसिकली जो है ये अब आपको नज़र आ रही है साइचलिडी, इनकी जो है ना माउथ के अंदर ये ब्रूडिंग होती है या फिर ये स्पेसिफिक नेस्ट बनाती हैं। तो फिशेस के अंदर जी आपने देख लिया कि फ़िश जो है वो उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा है कि क्लास्पर्स की फॉर्म में, लेज़मोब्रैंक्स में आपने ये भी देखा कि फ़िश जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसके अंदर डेवलपमेंट इंटरनल भी हो सकती है, प्लेसेंटा भी बन सकता है, ओविडक्ट में भी डेवलपमेंट हो सकती है। या फिर ये है कि फ़िश ओवीपेरस भी हो सकती हैं, विवीपेरस भी होती हैं, ओवो विवीपेरस भी हैं। और इनके अंदर पेरेंटल केयर तो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हैं जो कि अपनी बॉडी सरफेस के ऊपर ब्रूडिंग करवा रही हैं, कुछ माउथ में, कुछ लोअर लिप में, और कुछ नेस्ट बना के ब्रूडिंग बिहेवियर को शो कर रही हैं। तो ये था जी फ़िश के अंदर डिफरेंट जो हमने देखे हैं। साथ मैंने आपको डायग्राम्स जो दिखाई हैं वो भी याद रखिएगा। एक मैंने आपको ये क्लास्पर्स दिखाए हैं, क्लास्पर्स के बाद हमने ये क्लास्पर ही दोबारा देखे थे। फिर हमने यहाँ पे ये सी हॉर्स की डायग्राम देखी है जिसमें हमने वेंट्रल ब्रूड पाउच देखा है। और ये हमने जी वो ब्राज़ीलियन कैटफिश जिसके लोअर लिप में होते हैं एम्ब्रियोज, और एक हमने ये देखी है साइचलिडी जो भी माउथ ब्रूडर्स हैं। तो ये बेसिकली आज हमारा टॉपिक था, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फिश। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है और जो जो टर्म्स इसके अंदर हैं वो अच्छी तरह याद रखनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।